बीपीएससी, पीटी और मेंस को लेकर जो सबसे बड़ा परेशानी रहता है स्टूडेंट्स का, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं होता है, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है ना कि विज्ञान को कैसे तैयार किया जाए पीटी और मेंस के लेकर। इस पर डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है। आप जाके प्लेलिस्ट को देखिए और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट के लिंक रहते हैं, जैसे ए से संबंधित GS1, GS2, इकोनॉमिक्स, MCQ सबके लिस्ट रहते हैं। आप उसको ज़रूर जाके देखिए वीडियोज़ को। अगर गाइडेंस चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार बीपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो बुक लिस्ट से लेकर स्ट्रेटजी तक के ढेरों वीडियो हैं। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे लगभग में। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? साइंस की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, कॉल किया, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है ये वीडियो। और अंत तक देखिएगा, आपके पीटी और मेंस दोनों का जो भी इससे संबंधित दिक्कत होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर रहेगा क्या? रहेगा एक ही चीज़, वो है पढ़ना पड़ेगा आपको। जहाँ से भी पढ़ें, किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, खुद से पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। MCQ मैं ज़रूर करवाऊँगा आपको एग्ज़ाम से पहले। अभी MCQ हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी टारगेट कुछ और दिया था मैंने, कुछ दिन पहले जो मैंने बनाया था उसमें दिया था कि 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो जुलाई तक मेंस की तैयारी कीजिए अभी से। और जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर आप किसकी तैयारी करेंगे? पीटी की तैयारी करेंगे। मेंस की तैयारी में आपका पीटी 80% करीब में तैयार हो जाता है, बस आपको MCQ लगाने होते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आज के अपने वीडियो की। देखिए, साइंस का जो है ना, साइंस, इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो एग्ज़ाम देते हैं ना, वो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। और जो साइंस बैकग्राउंड के होते भी हैं, उनको भी टिपिकल जो पूछा जाता है फैक्ट्स, उसमें गलती हो जाती है उनसे। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका साइंस बैकग्राउंड हो उसके लिए आसान पड़ता है ये सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये थोड़ा सा ट्रबल पैदा करता है। और पीटी में 30 क्वेश्चन तो एवरेज रहते ही है। ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इसको आप नहीं अगर पढ़ के जाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। अगर बीपीएससी की मैं बात करूँ, 67, 68, 69, 70 जो भी आएगा एग्ज़ाम, अगर आप साइंस को ढंग से नहीं पढ़ कर जाएंगे तो सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। साइंस, हिस्ट्री और करंट अफेयर, कौन कौन सा बोला मैंने? साइंस, हिस्ट्री और करंट, ये तीन जो होते हैं, ये करीब में पेपर का 70% एरिया घेर कर बैठे होते हैं। साइंस के 30 सवाल करीब में रहते हैं, हिस्ट्री के 30 से ज़्यादा सवाल रहते हैं, 30 से 35, करंट अफेयर के 30 से 35 सवाल रहते हैं। लगभग में कितने सवाल? 80 से 90 के बीच में सवाल रहते हैं इसमें, ऑन एन एवरेज। कम ज़्यादा हो सकता है कि अभी कभी साइंस में 25 पूछ लेगा, हिस्ट्री में ज़्यादा कर देगा, हिस्ट्री में कम कर देगा, करंट का ज़्यादा कर देगा, पॉलिटी का ज़्यादा, लेकिन रेशियो मुख्यतः यही रहता है। अब पीटी की बात करते हैं। पीटी में अभी कुछ दिन पहले ही डिवीज़न क्रिएट हो गया है। एक हो गया है बिफोर 68 और आफ्टर 68। क्यों? क्योंकि पूरा क्रांतिकारी बदलाव हुआ है बीपीएससी में 68, तो इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बिफोर जो 68 से पहले, जैसे 67 में, 66 में, 65 में, इनमें क्या होता था ना कि अगर आप घटना चक्र प्लस लूसेंट इन दोनों को करके अगर चले जाते थे तो आपका मैक्सिमम सवाल जो है वो हो जाता था। क्योंकि घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के PYQ आ जाते थे यहाँ से सारे, और लूसेंट से जो नए नए टिपिकल सवाल होते हैं फैक्चुअल आधारित, जो बिल्कुल साइंस जो पढ़ते हैं उनको भी नहीं पता होता है वो सब फैक्ट्स, तो वो सब फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाता था और आपका हो जाता था। लेकिन इस बार 68 में बीपीएससी में जो साइंस है ना, इसने बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल रुला ही दिया, इतना ज़्यादा परेशान किया है ना कि बच्चे वाकई परेशान हो गए साइंस को लेकर कि कैसे क्या पढ़ा जाए, कैसे नहीं। बहुत सारे ट्रबल में आकर कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं। आप ज्वाइन कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपको जहाँ से सिलेक्शन मिले वहाँ से ले लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। तो 68 के बाद थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ही बदल दिया है उन्होंने। लूसेंट और घटना चक्र जो इस बार पढ़ के गए उनको बिल्कुल मदद तो मिला उनको, लेकिन अगर मान लो 30 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से 12 से 13 ही उनको टकराए लूसेंट और घटना चक्र वगैरह से। बाकी जो 18-19 के करीब में क्वेश्चन थे वो बिल्कुल कोर NCERT से पूछे गए थे। तो NCERT में भी कहाँ से पूछा उन्होंने?
एनसीईआरटी में भी उन्होंने 12th के एनसीईआरटी से उठा के पूछा, चाहे 11th के एनसीईआरटी से उठा कर पूछा था। सब्जेक्ट वाइज जो 12th में आ जाता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का अलग अलग, 11th में भी आ जाता है, वहाँ से उन्होंने कोर करके पूछा था। तो ये थोड़ा सा अजीब भी लगा बिहेवियर कि इतना ज़्यादा साइंस में रिसर्च थोड़ी नहीं करवाना है यार, आप सामान्य विज्ञान लिख कर दे दो सिलेबस में। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? सामान्य विज्ञान, और सवाल आप पूछते हो बिल्कुल साइंटिस्ट वाला, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तैयारी तो करना ही है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो साइंस को लेकर अब जो हमारी रणनीति होगी वो 3 चरणों में होती है। पहले होता है बुक पढ़ना है, ओके। दूसरा चरण में होता है कि बुक को रिवाइज करना है। तीसरा में होता है प्रैक्टिस करना है। इस 3 को अगर आप फॉलो करते हैं पीटी के एग्ज़ाम तक 30 सितंबर तक, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी साइंस के एमसीक्यू में। यही एकमात्र तरीका होता है। अब आते हैं कि सबसे पहला बुक पढ़ना है, तो बुक कौन कौन से होते हैं। देखिए साइंस के बुक जो होते हैं, कई सारे लोग बिहार में जो चलता है भारती भवन वगैरह का, उसके बुक पढ़ के गए थे, बोल रहे थे बहुत सारे उसमें से किताबें में से आई। हमें नहीं भागना है किस में से आए किस में से नहीं, हमें बस सिलेबस कंप्लीट करके जाना। सिलेबस क्या है? सिलेबस में आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि 6ठी से 12वीं तक एनसीईआरटी को पढ़िए, और साइंस और हिस्ट्री के मैंने नोट्स कंपलसरी कर दिया था कि नोट्स आपको बनाना ही है ना, साइंस और हिस्ट्री का। तो इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा आपको। अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 20 सवाल लगभग में आपको यहीं से दिखेंगे, एनसीईआरटी से ही दिखेगा लाइन बाय लाइन। इस बार जब मैंने बनाया था वीडियो के सवाल कहाँ से पूछे गए, उसमें मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर कि कहाँ से क्या पूछा गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ग्रुप में सारा PDF अपलोड है एनसीईआरटी का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। या कहीं और भी माध्यम हो, ऑफलाइन पढ़ना हो, हार्ड कॉपी पढ़ना हो, जैसे पढ़ना हो, लेकिन पढ़ना ज़रूर है इसको। और PDF से अगर आप पढ़ेंगे तो कम समय में कंप्लीट हो जाता है, बहुत रंग बिरंगे चित्र के माध्यम से। नई वाली एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी? तो न्यू एनसीईआरटी। बुक के सोर्स में तो यही रखना है केवल, मुझसे पूछिए तो इसके अलावा कोई और बुक का सोर्स मत रखिए, किसी और बुक के पीछे मत भागिएगा। अब आती है बात, जब एनसीईआरटी आप 2 बार कम से कम पढ़ेंगे और नोट्स जब आपका बन जाएगा, तो सबसे पहले तो उसी को रिवाइज़ करेंगे। अब दूसरा चरण क्या था अपना? रिवीजन। मैं मेंस को लेकर भी बात करूंगा, चिंता मत कीजिएगा, अभी ही बात करेंगे रिवीजन। इसका जब आप 2 बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका 80% सिलेबस 90% करीब में क्लियर हो जाता है। उसके बाद बारी किस चीज़ की आती है? जो कोर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, जो एनसीईआरटी में भी जल्दी नहीं मिलता रहता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए तो कहीं नहीं मिलता है, वो सब आपको कहाँ से मिलेगा? वो आप PYQ सॉल्व करेंगे, प्लस लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है GS का, उसमें जो साइंस के चैप्टर है ना, उसी को बस सॉल्व करना है। मैं बुक भी दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। किसका मैंने बोला? PYQ का सोर्स क्या होता है? घटना चक्र की बुक होती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दिए रहते हैं, एक्सप्लेनेशन सहित आपको घटना चक्र में से पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरा लूसेंट के MCQ को जब आप लगाएंगे तो आपको जो फैक्ट्स आधारित बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। तीसरा होता है NCERT MCQ करके आती है बहुत सारे पब्लिकेशन की, इसको आप जब लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। NCERT MCQ और घटना चक्र भी अगर आप लगा लेते, एक पल को लूसेंट छोड़ भी देते हैं, तो भी आपके बहुत सारे सवाल, लगभग 90% तो सवाल सॉल्व हो ही जाएंगे। 100% कोई भी नहीं सॉल्व करता है किसी भी सब्जेक्ट का। क्लियर हो गया? NCERT MCQ और PYQ घटना चक्र का मस्ट है। लूसेंट अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, नहीं लगाते तो भी कोई ऐसा ट्रबल नहीं है, लेकिन ये 2 तो मस्ट है, NCERT MCQ और घटना चक्र। NCERT MCQ और घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ। रिवीजन के बाद, रिवीजन आप कहाँ से करेंगे? जो बुक आप पढ़ेंगे उसको रिवाइज करेंगे आप, उसके अलावा जो आप नोट्स बनाएंगे ना साइंस का, उसको रिवाइज करेंगे आप। ओके, उसके बाद आप किस पर आएंगे? प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया है NCERT MCQ और PYQ घटना चक्र से एक्सप्लेनेशन सहित
एनसीईआरटी एमसीक्यू में भी आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और घटना चक्र में भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है। समय बचे तो लूसेंट पढ़ लीजिए। क्यों आप बोलेंगे इतना सारा कैसे बोल रहे हैं, 30 सवाल का बात है और 30 सवाल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपका सिलेक्शन ये रोक सकता है और आपको सेलेक्ट करवा सकता है, इतना ज़्यादा इसका वैल्यू होता है एग्ज़ाम में आपके, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जैसे आप हिस्ट्री का कितने सोर्स से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते होंगे, कोई गिना है कभी आपने हिस्ट्री का कहाँ कहाँ से नहीं आप एमसीक्यू लगाते हैं। तो इसी तरह साइंस को भी थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। बुक दिखाऊंगा मैं, उससे पहले मेंस की बात करते हैं। मेंस की बात ऐसे ही नहीं करेंगे, पहले सवाल दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। जैसे मेंस के सवाल देखिए क्या पूछे जाते हैं कि भारत के प्रमुख बड़े पैमाने के उद्योग भौगोलिक दृष्टि से कुछ विशेष क्षेत्रों में, नहीं ये तो ज्योग्राफी का हो गया, यहाँ पर है साइंस के सवाल। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र प्रगति हमारे देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है, विस्तार से समझाइए। नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार से देश की कुल ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में सहायक है, चर्चा कीजिए। नाभिकीय ऊर्जा के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को लिखने के लिए आपसे बोला गया है। ओके, अगला क्या है? अगला है कि उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रगति की है। एक से अधिक उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजे जाने के सकारात्मक और ऋणात्मक पक्ष को स्पष्ट करें। भारत इस क्षेत्र में प्रवेश करने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में किस प्रकार से सहायता मिली है। ये उस समय का करंट का सवाल है। करंट अफेयर में था कि बहुत सारे इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपित किए थे, तो उससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल देखिएगा, उसके बाद मैं आपको इसका सिलेबस भी बताऊँगा। सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, देश के आर्थिक विकास में कैसे सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर से कभी कभार एक आध सवाल पूछ लेता है, ये तो पर्यावरण से संबंधित सवाल है। अगला देखिए सवाल क्या पूछा गया फिर से। ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं, उसके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या है। ये दोनों साइंस से सवाल है। अब आते हैं कि सिलेबस क्या है। सवाल देखकर आपको क्या लगा कि साइंस है क्या सिलेबस? नहीं, सिलेबस में क्या है? सिलेबस में है साइंस टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी है आपके सिलेबस में, साइंस नहीं पूछे जाते। साइंस पूछा तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इससे सवाल नहीं पूछे जाते। किससे सवाल पूछे जाते हैं? साइंस टेक से पूछे जाते हैं। साइंस टेक में भी क्या दिया हुआ है सिलेबस में? भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, यही है आपके सिलेबस में लिखा हुआ। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी का जैसे ही भारत में विकास आता है, हम कब से शुरू करेंगे? हम 1947 के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी संबंधित, जैसे इसरो की स्थापना हो, इसरो का पूरा इतिहास हो, DRDO हो, मुख्य रूप से भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो दो ही, एक रक्षा प्रौद्योगिकी आता है, एक स्पेस टेक्नोलॉजी आता है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में कोई विकास अगर हुआ हो, जैसे CSIR वगैरह के बारे में पढ़ते हम लोग, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, माइक्रो टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। इसके अलावा संचार प्रौद्योगिकी के कैसे क्या विकास हुआ है, जैसे 5G अभी चर्चा में है, तो इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल के दौर में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, या कृषि में नई नई टेक्नोलॉजी का आजकल उपयोग हो रहा है, तो इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे निसंदेह पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा साइंस टेक को किससे जोड़ देते हैं BPSC वाले? तो वो जोड़ देते हैं इसको आपदा प्रबंधन से, और आपसे सवाल पूछते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस प्रकार से आपदा प्रबंधन में हमारी मदद कर सकता है। तो किससे जुड़ा हुआ सवाल है? साइंस टेक और आपका ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन, इनको जोड़ के आपसे सवाल पूछा गया है। इसके लिए आपको किस पर निर्भर रहना होता है साइंस टेक को लेकर? एक तो आपको जो स्टैटिक टॉपिक हैं, स्टैटिक टॉपिक कौन कौन से हैं? तो जैसे इसरो हो गया, DRDO हो गया, और भी कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी कैसी है, कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल हम यूज करते हैं, इन सब से जुड़े ये जो क्या है, ये सब स्टैटिक टॉपिक है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ है, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास कैसे हो रहे हैं आजकल, तो इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं ये क्या है, ये है स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक मतलब ये पूछा ही, ये सिलेबस में मुख्य रूप से है। बाकी बातें आती हैं करंट की।
जो समय के साथ बदलता रहता है। करंट में जो चीज़ें चर्चा में होती हैं उसको जोड़ के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब इसको कहाँ से पढ़ें, स्टैटिक चीज़ों को? करंट को तो आपको करंट के बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। जो विजन IAS का 365 आता है साइंस को लेकर, उसके सभी टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, उसके कुछ टॉपिक पढ़ने हैं आपको, उससे पढ़ सकते हैं। विजन IAS मैगजीन हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, फ्री में अवेलेबल होता है विजन की वेबसाइट पर। हिंदी मैगजीन विजन हिंदी मैगजीन सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक ना। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। या कोई पत्र पत्रिका आप पढ़ते हैं, कोई बुक है, क्राउन वगैरह जो भी आता है, परीक्षा वाणी वगैरह आते हैं, उसमें भी साइंस के अच्छे खासे टॉपिक रहते हैं। तो वहाँ से भी अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई भी सोर्स हो, NCERT में भी आपको मिल जाता है बहुत सारा टॉपिक। जब आप NCERT पढ़ेंगे साइंस को तो उसमें बहुत सारा भारत में साइंस के विकास में आपको बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, और आज़ादी के बाद भारत में भी मिल जाएगा बहुत सारा, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं भी कुछ बुक सोर्स आपको दिखा देता हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। PT का भी मैंने बता दिया है, मेंस का भी। और मेंस में इस बार थोड़ा सा साइंस को अच्छे से पढ़िएगा, जिनको 68वीं देना है या जिनको 69 देना है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट आंसर लाया गया है। शॉर्ट आंसर में क्या दिक्कत होगा बंधुओं कि वो पूरा सिलेबस कवर करेगा और छोटे छोटे सवाल आपसे पूछेगा। जैसे बोलेगा कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास 150 शब्दों में लिखिए। जैसे बोलेगा कि PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है, इसके बारे में लिखिए। जैसे आप बोल सकता है कि IRNSS नाविक, ये भारत का अपना क्या है, GPS है, इसके बारे में लिखिए। तो ये सब आपको ढंग से थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा बंधुओं, क्योंकि इससे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे जुड़े हुए सवाल का अच्छे खासा पूछा जा सकता है। जैसे भारत में ऊर्जा सेक्टर से एक सवाल जरूर रहता है, सवाल उसमें आपके मेंस में, नाभिकीय ऊर्जा का विकास भारत में कैसे क्या हुआ है, कब शुरू हुआ था, पहला हमारा नाभिक रिएक्टर कौन सा था, कौन कौन से हम इसमें फ्यूल का यूज करते हैं, थोरियम का यूज करते हैं या यूरेनियम का करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और इनसे जुड़े हुए सवाल आपसे शॉर्ट आंसर में पूछे जा सकते हैं इस बार। या क्या पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है आपसे भारत में मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ है, उसके बारे में लिखिए। तो ये छोटा सा सवाल होगा लेकिन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल जो है ना वो अब ज़्यादा पूछे जाएंगे आपसे। पहले तो होता था 10 टॉपिक पढ़ के जाओ, उसमें से 3 टॉपिक पूछ लेगा, अब वैसा नहीं होगा। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के जाइएगा साइंस टेक को। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछ सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। जैसे आपसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूछ सकता है। तो ये कृषि से भी संबंधित हो गया और विज्ञान से भी संबंधित हो गया, और कृषि और मौसम, जलवायु, आपदा प्रबंधन और भारत में साइंस प्रौद्योगिकी का विकास, इन सब से जुड़े हुए सवाल जोड़ के पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे पूछेगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन को रोकने में हमारी मदद कर सकता है, वो आप इसको लिखिए ज़रा। तो क्या है ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से सवालों को जोड़कर, टॉपिक को जोड़कर, सब्जेक्ट को जोड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा, तो विज्ञान में आपको मेंस में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, अब बुक वगैरह दिखा देता हूँ मैं, उसके बाद से आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो को शेयर ज़रा कर दीजिएगा, जहाँ भी हो सके शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा टीचर पर एहसान करना चाहिए कभी कभी, और जिनको नहीं पता हो चैनल के बारे में उनको चैनल के बारे में बता दीजिए। हॉस्टल में रहते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो कोचिंग में तो आपको पढ़ाते ही होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करता हूँ आपके, है ना। तो वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। मुझसे कुछ पूछना होता है तो Instagram ID रहता है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और दूसरा वीडियो आएगा जिसमें मैं सवाल दे दूँगा आपको। ये सब तो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। ये देखिए, यही आता है लूसेंट का सामान्य ज्ञान। इसमें विज्ञान एक चैप्टर होगा जिसमें बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग अलग से वीडियो होगा, और उसी अलग वीडियो बोल रहा हूँ, ऑडियो सवाल रहते हैं, उसको आप अलग अलग से करेंगे। कई सारे लोगों ने इसको YouTube पर भी करवाया हुआ है, मैंने नहीं करवाया, मैंने शुरू किया लेकिन इतना ज़्यादा इसमें फैक्ट होता है कि मुझे नहीं होता है वो, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। तो वो फैक्ट्स वाले MCQ ज़रूर करिएगा, अगर आपको समय मिलता है तो कर लीजिए, वरना क्या करना है, NCERT MCQ प्लस घटना चक्र PYQ, इन दोनों पर मुख्य रूप से फोकस रखिएगा। और अगर लूसेंट कर लेते हैं तो और भी आप जगह पक्का हो जाएगा, 100% ही सवाल लगभग में आपके तैयार हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया है उसको। और मेंस के लिए BPSC की ये बुक आती है दृष्टि IAS की, इसमें आपको मैं चैप्टर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर चैप्टर लिखा हुआ है, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। यही है आपके सिलेबस का भाग।
भारत के विकास में साइंस और टेक की भूमिका। यहाँ पर आपको डिटेल में भी मिल जाता है। 295 से 350 पेज तक ये दिया हुआ है, लगभग 55 पेज में है। बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, आपको मिल जाएंगे। ये दृष्टि की बुक आती है, अगर आपने ले लिया होगा तो इसी में आपको मिल जाएगा। केबीसी नैनो की मेंस की भी बुक आती है, उसमें भी रहता है, तो वहाँ से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगला है कि ये घटना चक्र का PYQ है। घटना चक्र का PYQ होता है 2022 वाला है। 2023 का अगर आ गया हो तो उसको यूज़ कीजिए, उसमें से कर सकते हैं। NCERT MCQ मैंने बता ही दिया है। मेंस के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में बता दिया है आपको कि कैसे क्या तैयार करना है, कैसे किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है और किस तरह से पढ़ना है आपको। ओके। और दूसरा वीडियो आज GS1 के पढ़ेंगे हम लोग। पूरी कोशिश करूंगा मैं GS1 का वीडियो अपलोड करने का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, फीडबैक दीजिएगा, अच्छा लगा बुरा लगा, किस सब्जेक्ट पर और बनाना है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है ये मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।